हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चर्चा की थी। टोटल 10 टर्म्स के बारे में समझा था हम लोगों ने, बेसिक चीज़ों को जाना था। जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल, ड्राइंग, लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, सेल्स यानी रेवेन्यू, प्रॉफिट लॉस, डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग में क्या होता है, कहाँ लिखा जाता है इसको अकाउंटिंग में। एक अकाउंट की मदद से मैं समझाया भी था कि एक अकाउंट बनता कैसा है, डेबिट क्रेडिट कहाँ पे लिखा जाता है एक अकाउंट में। तो आपको इससे बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से कम बेसिक चीज़ें अभी अकाउंटिंग के बारे में आपको मालूम हो गया होगा उस वीडियो को देखने के बाद। तो तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, जहाँ पे हम जानेंगे कि अकाउंटिंग के इम्पॉर्टेंट टर्म्स के एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे है लाइबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम। मैं इस वीडियो में मेनली इन चारों टर्म्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा। आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना किसी भी आइटम को देखकर कि वो एक लाइबिलिटी है या एक एसेट है, एक्सपेंस है या इनकम है, किस नेचर का वो आइटम है। वो आपको समझ में आने लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। फ्रेंड्स, जो पहला टर्म है अकाउंटिंग का, जिसके एग्जांपल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है एसेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद एसेट्स। एसेट्स में भी मैंने चार पार्ट्स में एसेट्स को क्लासिफाई किया है। जैसे कि करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। इंटेंजिबल एसेट्स अगर आपके लिए नया है तो मैं बता दूं कि इंटेंजिबल एसेट्स ऐसा कोई एसेट जिसको आप टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये फोन फोन है तो मैं फोन को टच कर सकता हूँ, तो ये इंटेंजिबल एसेट नहीं है, बट ये एसेट तो है। इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट वो एसेट होता है डेफिनेटली। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, मैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को एक अलग तरह से क्लासिफाई कर दिया हो ताकि आपको समझ में आए कि जो कंपनी ने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा किसी भी फॉर्म में, वो भी एक एसेट है, वो भी कंपनी के लिए एक एसेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, क्या क्या चीज एसेट होते हैं आइए समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहला आइटम हम देख पा रहे हैं वो है कैश। तो कैश एक धंधे में, एक बिजनेस में, कोई भी कैश अमाउंट जो आपके शॉप पे रखा होगा या आपके ऑफिस में रखा होगा बिजनेस को रन करने के लिए, वो कैश एक एसेट है आपके लिए। हमने उसको करंट एसेट में क्यों डाल के रखा है, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कैश जो है वो लिक्विड फॉर्म में है और वो कभी भी खर्च हो सकता है। तो दैट विल नॉट स्टे फॉर मोर देन 1 ईयर, इसीलिए उसको करंट एसेट में डाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस। तो आपके कंपनी ने या ऑर्गेनाइजेशन ने या आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, उस बिजनेस का कोई भी पैसा जो आप अकाउंट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, बैंक अकाउंट में रखते हैं किसी को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, या किसी से जो बैलेंस या अमाउंट आपको रिसीव होता है बैंक अकाउंट में, उस बैंक बैलेंस को भी हम एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल का दूसरा नाम होता है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, या इनको हम डेटर्स भी बोलते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल या डेटर जो है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, एसेट्स में रिकॉर्ड होते हैं। क्यों रिकॉर्ड होते हैं? ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड क्या होता है? व्यापार, लेन देन। तो जब आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने अपने क्लाइंट को कोई सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, बट क्लाइंट से पैसा आना बाकी है, ऐसे सम ऑफ मनी को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं या डेटर्स बोलते हैं। तो जब तक वो पैसा आना बाकी है, क्योंकि आपने सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो पैसा तो आपका वहां से लेना बनता है। तो जब वो पैसा जब तक आपको नहीं मिलता है, उसको हम अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स के अंडर में नोट करते हैं। और जब पैसा वो मिल जाता है आपको कैश या बैंक बैलेंस के फॉर्म में, तब भी वो एसेट ही होता है। वो कैश में हम लोग ऐड कर देते हैं या बैंक बैलेंस में ऐड कर देते हैं उस अमाउंट को। तो ट्रेड रिसीवेबल जो आइटम है, जब भी आपको बुक्स में दिखे ये आइटम, आपको समझ जाना है कि ये एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल एक एसेट है। नेक्स्ट आइटम इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है फ्रेंड्स? इन्वेंट्री इज गुड्स। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री आपने स्टॉक रखा होगा ना, आप बिजनेस कर रहे हो तो आप आपके गोडाउन में या आपके शॉप में स्टॉक होगा, जिसको हम गुड्स भी बोलते हैं। अब गुड्स क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझिए। सो गुड्स हर वो एक चीज है जिसमें हम डील करते हैं, जिसमें बिजनेस डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लेंस कार्ट शॉप में जाते हैं, लेंस कार्ट स्पेक्स खरीदने के लिए, तो लेंस कार्ट के लिए उसका गुड्स क्या है? उसके गुड्स है उसके स्पेक्टेकल्स, उसके ग्लासेस, फ्रेम, लेंस, ये सारे चीज क्या है उसके लिए? गुड्स हैं।
बट आप लेंस कार्ट में जाते हैं और लेंस कार्ट में जाने के बाद आप देखते हैं उसका शोरूम जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सजा हुआ है। उसने बहुत कस्टमाइज लाइट्स लगाए हुए हैं, कस्टमाइज टेबल है उसके पास। तो आपको पसंद आ जाता है और आप क्या जाके बोल सकते हैं उसको कि मेरे को ये कस्टमाइज लाइट्स बहुत पसंद आ गया है, इसको सेल करोगे क्या? मेरे को स्पेक्स तो नहीं लेना है, बट आपका ये कस्टमाइज लाइट बहुत पसंद आ गया है मेरे को, आप सेल करते हो क्या? तो लेंस कार्ट आपको वो कस्टमाइज लाइट्स या टेबल या चेयर, लेंस के अलावा, स्पेक्टिकल्स के अलावा आपको दूसरा कोई भी आइटम सेल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो आइटम उसके लिए गुड्स नहीं है, वो उसका स्टॉक नहीं है या वो उसका इन्वेंट्री नहीं है। तो गुड्स सिर्फ वही आइटम्स है जिसमें एक बिजनेस डील करता है, जिस गुड्स में वो डील करता है, जिस प्रोडक्ट में वो डील करता है, उसी को गुड्स बोलते हैं। द नेक्स्ट आइटम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीपेड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, प्रीपेड पहले से पे किया हुआ एक्सपेंसेस। ऐसा कोई एक्सपेंस जो अभी एक्सपेंस हुआ ही नहीं, बट आपने उसको पहले से पे करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल योर प्रीपेड सिम कार्ड। सो प्रीपेड सिम कार्ड, आप अगर आप जियो यूज़ करते हैं तो जियो या एयरटेल, वी आई वट एवर, तो ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो एक साल का प्लान लिस्ट करके रखे हुए हैं कस्टमर्स के लिए, जिनको भी रिचार्ज कराना है वो करा सकते हैं। तो जब कस्टमर एक साल के लिए पेमेंट करता है, अपने एक्सपेंसेस का प्री पेमेंट करता है, तो वो एक्सपेंस एक्चुअली उस कस्टमर को वो एक्सपेंस में नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वो लिखना चाहिए अपने एसेट्स में। क्यों? क्योंकि वो खर्चा अभी हुआ ही नहीं है, हमने पहले से ही पे कर दिया। जो पैसा पहले से पे कर दिया, इट इज़ लाइक अ डिपॉजिट। हम लोग उसको पैसा को पहले ही पे कर दिया, उसके पास प्री पे कर दिए हैं, तो वो डिपॉजिट जैसा एक्ट कर रहा है, और उस डिपॉजिट को हम एसेट्स में क्लासिफाई करते हैं, एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, प्रीपेड मतलब पहले से पे किया हुआ एक्सपेंस, पहले से पे किया हुआ एक्सपेंस को हमेशा हम लोग एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है फ्रेंड्स? सिक्योरिटीज मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड्स, जिसमें कंपनी ने इन्वेस्ट करके रखा है, ये मोटिव के साथ कि उसको एक साल के अंदर अंदर सेल कर देंगे, इसीलिए हम लोगों ने उसको करंट एसेट के अंदर में डाल के रखा है यहाँ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी एसेट होता है। शॉर्ट टर्म मतलब थोड़े टाइम के लिए, लेस देन 1 ईयर, हम लोगों ने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है जो कि मैच्योर हो जाएगा इन द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, वैसे इन्वेस्टमेंट्स को भी हम एसेट्स बोलते हैं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम क्या होता है? ऐसा सम ऑफ मनी जो कंपनी अर्न कर चुका है, बट उसको वो पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, वैसे सम को बोलते हैं अक्रूड इनकम, वैसे इनकम को हम बोलते हैं अक्रूड इनकम। ऐसा कोई भी सर्विस जो कंपनी ने दे दिया, सपोज कंपनी का मेन बिजनेस है कंसल्टिंग बिजनेस का, कंपनी ने ऑलरेडी अपने कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी क्लाइंट को प्रोवाइड कर दिए, बट अभी तक वहां से पेमेंट आना बाकी है। हमारा इनकम अक्रूड, अक्रूड टर्म मतलब पैसा ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, अक्रूड इनकम पैसा ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, पेमेंट आना बाकी है, ऐसे इनकम्स को भी हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके साथ हम करंट एसेट्स के आइटम्स कवर कर लिए। अब आइए देखते हैं नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना कि नॉन करंट एसेट्स, अभी नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स है लैंड, जमीन, कंपनी के नाम पे कोई जमीन हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी हो उसके गोडाउन्स में, व्हीकल हो कंपनी के नाम पे, फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स हो, अब उसके ऑफिस में जाए वहाँ पे बहुत सारे फर्नीचर होंगे, फिक्सचर्स होंगे, वो सब कुछ एसेट है कंपनी का। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि लैपटॉप पड़ा हुआ है, प्रिंटर पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, ये सब क्या है? इक्विपमेंट्स, ये सारे इक्विपमेंट्स क्या है? ये भी एक एसेट है। और फिक्स एसेट्स हैं जिसको आपका प्लान है कि एक साल से ज़्यादा यूज़ करने का। कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स, सर्वर्स में जो कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे सर्वर्स और कंप्यूटर्स जो है वो भी फिक्स एसेट्स हैं। टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, किसी तरह का टूल्स रखा हुआ है, इक्विपमेंट रखा हुआ है कंपनी में, गोडाउन में, वो सारे चीज़, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर सर्वर, सब कुछ, ये क्या है? फिक्स एसेट्स है। आइए देखते हैं इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि मैंने बात किया था शुरू में, इंटेंजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच यू कैनॉट टच फिजिकली। जैसे ये माउस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये मेरे लिए एसेट तो है, बट ये क्या है? ये
मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। ये मेरे लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान नहीं है इसको सेल करने का 1 ईयर के पहले, तो डेफ़िनेटली ये फिक्स एसेट बन गया। बट ये टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल नहीं। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट्स, कंपनी बहुत दिन से काम कर रहा है, कंपनी बहुत दिन से बिज़नेस कर रहा है। हो सकता है कोई कंपनी हो जो 50 साल पुराना हो या 60 साल पुराना हो। उस कंपनी ने डेफ़िनेटली मार्केट में गुडविल कमाया होगा, नाम कमाया होगा, इज़्ज़त कमाई होगी। तो उस इज़्ज़त को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर गुडविल। उसका वैल्यूएशन किया जाता है, हमारे कंपनी का कितना गुडविल है मार्केट में, उसका एक्चुअली अकाउंट्स में वैल्यूएशन होता है और उसको रिकॉर्ड करते हैं हम एसेट साइड में। क्योंकि देखिए, आप प्रैक्टिकली समझिए कि आज मैं ये एप्पल का डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एप्पल का जो डिवाइस है, मैं एप्पल कंपनी से खरीदा हूँ, और एप्पल में मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के पहले मैंने नहीं सोचा कि मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे को मालूम है कि जो इसका प्रोडक्ट है, एप्पल का जो प्रोडक्ट है, वो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा होगा, क्वालिटी उसका बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इतने पुरानी कंपनी है और इतने सारे कस्टमर्स हैं, तो एप्पल का गुडविल बना हुआ है मार्केट में। बट एट द सेम टाइम, अभी कोई एक नया कंपनी आता है जिसका प्रोडक्ट इक्वली गुड है एप्पल जितना, बट क्या एक कस्टमर उस न्यू कमर कंपनी को ट्रस्ट कर पाएगा फ्रॉम द बिगनिंग? इट्स इम्पॉसिबल। क्यों नहीं ट्रस्ट कर पाएगा? क्योंकि कंपनी के पास गुडविल नहीं है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, कंपनी ने कोई गुडविल नहीं कमाया है मार्केट में, कंपनी के पास अभी कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं है, तो जिसको हम गुडविल भी बोलते हैं। तो जब कंपनी पुराना होता चला जाता है, तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक कंपोनेंट रिकॉर्ड करता है जिसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज नथिंग बट द रिस्पेक्ट, जो कंपनी ने रिस्पेक्ट, कस्टमर का जो ट्रस्ट कमाया है मार्केट में, उसी को हम गुडविल बोलते हैं। और गुडविल कहाँ रिकॉर्ड होता है? एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट के अंडर इनटैंजिबल एसेट्स। तो इसके साथ आपको गुडविल तो बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज पेटेंट। पेटेंट क्या होता है फ्रेंड्स? पेटेंट कंपनी, पहले समझते हैं पेटेंट क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि पेटेंट एसेट क्यों है। तो पेटेंट फ्रेंड्स, आपने सपोज एक टेक्नोलॉजी डेवलप किया, और आप चाहते नहीं है कि आपकी कंपनी ने टेक्नोलॉजी डेवलप किया और आप चाहते नहीं है कि उस सेम टेक्नोलॉजी को इमीडिएटली कोई दूसरा कंपनी कॉपी कर ले और उसको मार्केट में ला दे, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। क्यों लॉस होगा फ्रेंड्स, अगर सेम टेक्नोलॉजी को कोई दूसरा कंपनी कॉपी करके मार्केट में ला दिया तो? क्योंकि आपके कंपनी ने इनिशियली उस पे बहुत सारा पैसा खर्चा किया होगा, लेबर को पेमेंट किए होंगे या स्टाफ को सैलरी दिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ होगा, लैब में टेस्टिंग का खर्चा हुआ होगा, कुछ भी आपने जो किया होगा, रिसर्च किया होगा, उस पे आपने बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे, तब आप जाके वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाए। बट अभी अचानक से अगर आपने पेटेंट नहीं लिया, पेटेंट इसीलिए लेते हैं ताकि वो सेम चीज़, सेम टेक्नोलॉजी को दूसरी कंपनी कॉपी ना कर पाए। बट अगर आपने पेटेंट नहीं लिया और इमीडिएटली आपके 5-10 साल के रिसर्च के बाद आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, और इमीडिएटली उस प्रोडक्ट को बनाने का नो हाउ, मतलब कैसे बनता है वो प्रोडक्ट, वो मार्केट में लीक हो जाता है, और कॉम्पिटिटर जो कंपनी है वो इमीडिएटली 2 महीने के रिसर्च में उस सेम प्रोडक्ट को लॉन्च कर देता है, तो आपका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि उसके जो एक्सपेंसेस उसने जो बियर किए वो सिर्फ 2 महीने का है, और आपने 10 साल से रिसर्च किया है इस फील्ड में। तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा अगर आपने पेटेंट लेके नहीं रखा है तो अभी समझ में आया होगा आपको पेटेंट क्या होता है। आप समझते हैं ये एसेट क्यों है? एसेट इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक हमारे पास पेटेंट है, तब तक हमारा जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएगा, सेम प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकता। इसलिए हम उसको एसेट्स मानते हैं, इसलिए हम लोग उसको एसेट्स के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं। होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर। कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडमार्क। सिमिलर टू पेटेंट फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क क्या होता है? आपके बिजनेस का नाम, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इतना पुराना कंपनी है फ्रेंड्स, आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अचानक से कोई और एक कंपनी आपका फ्रेंड स्टार्ट करता है और उसका नाम रख देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और आप
आपको आश्चर्य नहीं होगा ये जान के? डेफिनेटली होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हम सबको मालूम है कि अंबानी फैमिली का कंपनी है। बट सडनली अगर आपका फ्रेंड जिससे आप परसों मिले थे, वो कंपनी को खोल देता है, एक नया कंपनी फॉर्म करता है, उसका नाम रख देता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो आपको डेफिनेटली शॉक लगेगा, राइट? और हो सकता है कि वो रिलायंस के नाम से कुछ बिजनेस स्टार्ट करके एक वेबसाइट भी बना ले, और फिर हो सकता है रिलायंस के नाम पे कुछ अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी सेल करने लग जाए। तो ऐसे कंफ्यूजन्स को, ऐसा ऐसा चीज़ ना हो मार्केट में, ऐसे इंसिडेंट्स ना हो मार्केट में, उसके लिए क्या किया गया, एक ट्रेडमार्क जैसा कुछ लाया गया मार्केट में। ट्रेडमार्क गवर्नमेंट अथॉरिटीज देती हैं कंपनीज को, विच अलाउज देम, जो उनको अलाउ करती है कि आप, सिर्फ आप इस स्लोगन के साथ या इस ट्रेडमार्क के साथ या इस लोगो के साथ या इस कंपनी के नाम के साथ सिर्फ आप बिजनेस कर सकते हैं मार्केट में, और इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे राइट्स को ट्रेडमार्क बोलते हैं फ्रेंड्स। कॉपीराइट क्या होता है फ्रेंड्स? कॉपीराइट इज वेरी सिमिलर टू पेटेंट। पेटेंट क्यों लेते हैं फ्रेंड्स? पेटेंट इसलिए लेते हैं कि आपके टेक्नोलॉजी को, आपके नए आविष्कार को कोई दूसरा कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर पाए। कॉपीराइट्स क्यों लेते हैं? आपको कॉपीराइट्स इसलिए लेना पड़ता है कि आपने जो डेटा मेंटेन किया है, या आपने कोई वेबसाइट बनाया है सपोज, और उस पे जो आर्टिकल्स डाल के रखे हैं या कंटेंट्स डाल के रखे हैं, सेम कंटेंट को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले। फॉर एग्जांपल, एक ऑथर ने शायद 2 3 4 साल के मेहनत से एक बुक तैयार किया होगा, और उस बुक को रेडी करने के बाद उस ऑथर ने उस बुक का कॉपीराइट नहीं लिया। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर कॉपीराइट नहीं लिया तो दूसरा कोई भी नया आदमी, कोई भी आदमी, दूसरा कोई भी आदमी इजीली उसके उस बुक को उसके उस बुक को खरीदेगा, और वो भी एक बुक लिख देगा सेम टेक्स्ट को कॉपी करके, और बोलेगा ये बुक मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा ना हो, उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स? कॉपीराइट। गवर्नमेंट कॉपीराइट के थ्रू आपको राइट देता है कि आप एज अ ऑथर, आप डिसाइड करो कि आपका बुक कॉपी करने का हक या पब्लिश करने का हक किसके पास है। उसे हम कॉपीराइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आइटम इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के लिए, एक सिस्टम को रन करने के लिए एमएस ऑफिस का बहुत ज़रूरत पड़ता है, विंडोज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये सब क्या है? ये सब सॉफ्टवेयर है। तो कंपनी क्या करता है, बल्क में सॉफ्टवेयर्स को ऑर्डर करता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि उसके एम्प्लॉयज़ ईजिली उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करके डे टू डे का काम कर पाए। तो वो सॉफ्टवेयर, आपको सुनने में लग रहा होगा जब कंपनी ने परचेज किया तो वो एक्सपेंस है। नहीं, वो एक्सपेंस इसलिए नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इमीडिएट कंजम्पशन नहीं होता है। उसको लेने के बाद इमीडिएटली वो कंज्यूम नहीं होता है। वो सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं सिस्टम में, तो वो लाइफ टाइम मतलब जब तक आप सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है आपने ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया हो, या 5 साल का सब्सक्रिप्शन लिया हो, या लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लिया हो, तो जब तक के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, तब तक वो सॉफ्टवेयर चलेगा, और तब तक वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? इंटैंजिबल एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आइटम इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या है फ्रेंड्स? उसके एग्जांपल्स क्या हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक। आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, सपोज रिलायंस का ही स्टॉक खरीद लिया आपने, और उसको आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर में, मतलब कि एसेट के अंडर में रिकॉर्ड होते हैं। बॉन्ड्स हेल्ड टू मैच्योरिटी। आपने बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, आपने कोई बॉन्ड खरीद के रखा है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, मैच्योर मतलब जब तक वो उसका टर्म पूरा ना हो जाए, आपको पैसा ना मिल जाए, उसको बोलते हैं बॉन्ड हेल्ड टू मैच्योरिटी। तो बॉन्ड आपने खरीद के रखा हुआ है, या म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। ऐसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो सब कहाँ रिकॉर्ड होते हैं फ्रेंड्स? ये सारे एसेट्स के अंडर में रिकॉर्ड होते हैं। तो इसके साथ हम लोग एसेट्स का सारा एग्जाम्पल कवर कर लिया। जो अगला टर्म है जिसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे वो है लाइबिलिटी। तो यहाँ पे लाइबिलिटी को भी मैंने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए: करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी फ्रेंड्स, करंट लाइबिलिटी के अंदर में लाइबिलिटीज के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अकाउंट पेएबल, जैसा मैंने एसेट्स में डिस्कस किया था अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे एसेट्स होता था, वैसे अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी है।
अकाउंट्स पेबल क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रेड करते समय, व्यापार करते समय, अगर आपको सामने वाली पार्टी को कोई भी अमाउंट देना बाकी रह जाए, या किसी सामने वाली पार्टी का आपने पेमेंट होल्ड करके रखा है, ऐसे सम ऑफ मनी को हम अकाउंट्स पेबल के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। इसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं या ट्रेड पेबल्स भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसके साथ। क्रेडिटर्स और अकाउंट्स पेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रेड पेबल्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर, अकाउंट पेबल, ये सारा चीज एक ही है। देन द नेक्स्ट आइटम इज शॉर्ट टर्म लोन्स पेबल। आपने थोड़े टाइम के लिए शॉर्ट टर्म लोन पेबल मतलब 1 साल के अंडर में, करंट लाइबिलिटीज मतलब ही होता है 1 साल के अंदर में जो लाइबिलिटीज आपने प्लान किया है पे करने के लिए, उसको हम करंट लाइबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। और शॉर्ट टर्म लोन पेबल मतलब आपने थोड़े टाइम के लिए लोन लिया है। सपोज आपको एक बहुत बड़ा डील मिला है जिसमें कंपनी को 200-300 करोड़ का ज़रूरत है, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए है। एक बार वो डील क्रैक हो गया तो आपके पास फिर से वो पैसा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा जिससे आप अपना लोन रीपे कर सकते हैं। तो आपने छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए 2-3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए लोन ले लिया। ऐसे लोन्स को जब पे करना बाकी रहता है तो हम शॉर्ट टर्म लोन्स पेएबल बोलते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस पेएबल आपके, डेफिनेटली अगर आपका कंपनी है तो आपका वेयर हाउस होगा, गोडाउन होगा जहाँ पे लेबर्स काम करते होंगे, उनके वेजेस अगर आपने होल्ड करके रखे हैं उनको मंथली पे कर दें, और आपको अभी भी पे करना बाकी है वो अमाउंट, तो ऐसे अमाउंट्स को हम वेजेस पेएबल बोलते हैं। सैलरीज पेएबल सेम गोज विद योर स्टाफ। आपके यहाँ बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उनके जो सैलरी आप होल्ड करके रखे उसको बोलते हैं सैलरी पेएबल। इंटरेस्ट पेएबल आपने जो पहले हम लोग डिस्कस किए दूसरे पॉइंट में, शॉर्ट टर्म लोन्स पेएबल, जैसे आपने लोन लेके रखा है और उसका इंटरेस्ट देना बाकी है, पूरा लोन नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो देना बाकी है, वो इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसको यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट पेबल। इनकम टैक्स पेबल, आप बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली मुनाफा होता होगा, मुनाफा होता होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी शेयर होता है उसमें, आपके मुनाफा में, जो कि इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं जिसको हम लोग। तो वो इनकम टैक्स अगर आपने पे नहीं किया है तो वो भी आपके लिए एक लाइबिलिटी है। डिविडेंड पेबल, आपने अपने कंपनी के शेयर्स बांट के रखे हैं, जिस लोगों ने आपके शेयर्स खरीद के रखे हैं उनको आप डिविडेंड तो इशू करेंगे ही। तो ऐसे डिविडेंड को जो आपने अनाउंस किया है कि हम पे करने वाले हैं और आपने पे नहीं किया है, उसको भी हम लाइबिलिटी बोलते हैं, वो भी करंट लाइबिलिटीज के अंडर में आता है। ये माना जाता है कि डिविडेंड आप डेफिनेटली 1 साल के अंडर अंडर, जब से आपने अनाउंस किया उसके 1 साल के अंडर अंडर पे कर देंगे। एक्चुअली 1 साल नहीं, बहुत जल्दी हो जाता है ये, बट मैं यहाँ पे 1 साल का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नेक्स्ट आइटम है अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स? ऐसा खर्चा जो कंपनी कर लिया है बट उसके लिए पेमेंट नहीं किया, उस सारे खर्चे को अक्रूड एक्सपेंस बोलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी पेबल। डेफिनेटली अगर कंपनी इतना बड़ा है और जीएसटी रजिस्टर्ड कंपनी है तो जीएसटी भी पे करना पड़ता होगा कंपनी को, जो कि टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। अगर कंपनी ने पे करके नहीं रखा है तो वो जो जीएसटी अमाउंट जो पे नहीं किया वो लाइबिलिटी है, तो जीएसटी पेबल। प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, पे करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया तो जो पेएबल है, पे करना बाकी है, ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स को हम करंट लाइबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस है, प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल, कोई भी खर्चा एक्सपेंस ही होता है, कोई भी एक्सपेंस एक्सपेंस के अंडर में रिकॉर्ड होगा। बट अगर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, एक एक्सपेंस जिसका आपने पेमेंट नहीं किया है, पेएबल, पेएबल वर्ड आते ही आपको समझ जाना है कि ये लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर। पेएबल मतलब अक्रू हो गया, आपने एक्सपेंस कर लिया बट आपने पेमेंट नहीं किया। पेएबल तभी यूज करते हैं, उसी टर्म्स में उसी टाइम में यूज करते हैं पेएबल। तो प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल मतलब टाइम हो गया है पे करने का, पे नहीं किया है कंपनी ने, इसलिए वो लाइबिलिटी है। यूटिलिटी पेएबल, यूटिलिटीज को यूज कर लिया है, इलेक्ट्रिक वाटर यूज कर लिया है बट पे नहीं किया है, इसलिए वो पेएबल है। कस्टमर रिफंड्स पेएबल, कस्टमर, अभी अमेजोन के लिए क्या है, आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया और आपको पसंद नहीं है, आपने रिटर्न कर दिया, तो आपको अमेजोन को आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे, राइट? वो पैसा जब तक अमेजोन आपको वापस नहीं करता उसके लिए वो लाइबिलिटी है उसके बुक्स में, वो अपने लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेगा वैसे पैसों को। फिर क्रेडिट कार्ड पेबल्स, तो कंपनी है तो कंपनी के नाम पे क्रेडिट कार्ड्स भी होंगे। कंपनी के पास इतना पैसा है बट क्रेडिट कार्ड का क्या जरूरत होता होगा, आपके माइंड में ऐसा भी आ रहा होगा। बट नहीं फ्रेंड्स, कंपनी में हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स काम करते होंगे जो हमेशा ट्रैवल करते होंगे, और क्योंकि वो ट्रैवल करते होंगे उनके बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होंगे, वो कभी इंडिया में ट्रैवल करते होंगे, कभी अब्रॉड ट्रैवल करते होंगे।
तो ऐसे एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए कंपनी क्या करता है, ऐसे एम्प्लॉयज़ को, अपने टॉप मोस्ट एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट कार्ड दे के रखता है कि आपको जितना भी खर्चा होता है आप यहाँ से खर्चा कीजिए, और आफ्टर 45 डेज और 60 डेज, जैसा कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन हो बैंक के साथ, उसके बाद कंपनी उसको पे करता है बाद में। तो ऐसे बाद में पेमेंट जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे ड्यू पेमेंट्स को ही हम बोलते हैं क्रेडिट कार्ड पेएबल्स। तो क्रेडिट कार्ड पेएबल मतलब खर्चा पहले ही हो गया है, क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, पे करना बाकी है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम कहाँ पे, सॉरी, ऐसे ड्यूज को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट कार्ड पेएबल्स में। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इनको नहीं मालूम है बता दो। ओवरड्राफ्ट मतलब आपके कंपनी को बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने के लिए एक अलग से बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो जब वो कंपनी अलग से बैंक अकाउंट ओपन करता है ना, तो वो नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट नहीं होता है, हमारे आपकी तरह वो सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन नहीं करते। कंपनी कैसा अकाउंट ओपन करते हैं, वो करंट अकाउंट ओपन करते हैं। करंट अकाउंट क्या करता है, करंट अकाउंट विल नॉट पे यू इंटरेस्ट। करंट अकाउंट इंटरेस्ट पे नहीं करता है कस्टमर्स को, बल्कि अकाउंट को मेंटेन करने के लिए बैंक में चार्जेस हैं जो कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। उसके बदले में बैंक्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को या अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे फैसिलिटी देते हैं। उसमें से एक फैसिलिटी ये भी है, ओवरड्राफ्ट। सपोज आपके बिजनेस अकाउंट में, आपके फादर बिजनेस करते हैं और फादर के बिजनेस अकाउंट में सपोज 25 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। बट क्या होता है, कोई उनके पास अचानक से ऐसा कोई डील आता है जहाँ पे उनको 25 लैक्स नहीं 26 लैक्स पे करना है या 27 लैक्स पे करना है। तो वो क्या करते हैं कि अपने चेक बुक लेते हैं करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट के चेक बुक से, वो 25 लाख रुपीज ही है उनके अकाउंट में, बट वो 27-28 लैक्स का भी चेक काट के सामने वाले पार्टी को दे देते हैं, और बैंक उसको पे कर देता है। क्यों पे कर देता है, क्योंकि आपके फादर ने पक्का वहाँ पे उस बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी होगी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब जितना बैलेंस है उसके ऊपर का अमाउंट, मतलब सपोज 25 लाख आपने मेंटेन किया है, तो कस्टमर को 27-28 लाख रुपीज भी विड्रॉ करने देने का फैसिलिटी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो आपने अगर ओवरड्राफ्ट लिया है, बैंक से ओवरड्राफ्ट पैसे लिए हैं, तो आपको डेफिनेटली उसको पे बैक भी करना पड़ेगा उस, और जब तक आपने पे बैक नहीं किया वो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होता है। एडवांसेस फ्रॉम द कस्टमर, अभी क्या हुआ कि आप सपोज छोटे मोटे व्यापारी हैं और आपके पास बहुत कैपिटल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, आपके पास अचानक से बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाता है, बट आपके पास उतने पैसे नहीं हैं इन्वेस्ट करने के लिए उसके। तो आप क्या करते हैं, आप कस्टमर को बोलते हैं कि आप मेरे को थोड़ा पैसे एडवांस में दे दीजिए ताकि मैं प्रोडक्शन इमीडिएटली स्टार्ट कर पाऊँ। तो जब तक आपने कस्टमर से वो एडवांस लेके रखा हुआ है और उसके बदले में जब तक आपने सर्विस प्रोवाइड नहीं किया, यानी आपने प्रोडक्ट सेल नहीं किया उसको, तब तक के लिए वो एडवांस अमाउंट जो है ना, सपोज मैं फिर से एक एग्जांपल से कवर करता हूँ उसको। सपोज टोटल ऑर्डर है 1 करोड़ का, और आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है इमीडिएटली उसके प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे को 50 लाख रुपीज़ एडवांस पेमेंट कर दीजिए, बाकी का 50 लैक्स आपको जब मैं प्रोडक्ट वापस करूंगा बना के जब आपको दूंगा, उसके बाद आप पे कीजिएगा। तो ऐसे 50 लाख रुपीज़, जो 50 लाख रुपीज़ आपको वो एडवांस दिया, वो आपके बुक्स में कहाँ पे आप रिकॉर्ड करेंगे, वो अपने बुक्स में आप लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपने अभी तक कस्टमर को उस 50 लाख के लिए सर्विस नहीं दिया है, इसलिए वो लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। तो जब तक आप किसी भी एडवांस पेमेंट के लिए सर्विस डिलीवर नहीं करते, वैसे एडवांस पेमेंट को हम हमेशा लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और ज़्यादातर करंट लाइबिलिटी में ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि ये जो एडवांस लिया है ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, इमीडिएटली कस्टमर को माल बना के वापस करना है। नेक्स्ट आइटम जो यहाँ पे है वो अक्रूड लीगल फीस। अक्रूड लीगल फीस क्या है फ्रेंड्स, आपका इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आपने डेफिनेटली लॉयर्स भी हायर किए होंगे। लॉयर्स आपके बिहाफ पे बहुत सारा काम करते होंगे कोर्ट का। सपोज कोई छोटा मोटा लिटिगेशन है, या कोई नया अग्रीमेंट है, या कोई कंप्लायंस देख रहे हैं, जिनके लिए आपको लॉयर्स को टाइम टू टाइम पे करना पड़ता है। तो ऐसे पेमेंट्स को हम लीगल फीस बोलते हैं अकाउंट्स में। और ऐसे लीगल फीस जब अक्रूड हो जाए, मतलब आपने लीगल सर्विसेज ले लिया है बट आपने पेमेंट नहीं किया है। अक्रूड मतलब ले लिया है और पेमेंट नहीं किया है,
तो वो अक्रूड लीगल फीस कहलाता है। और अक्रूड लीगल फीस कहाँ रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स? करंट लाइबिलिटी में। अब आते हैं नेक्स्ट, नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है समझते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटी मतलब ऐसे लाइबिलिटी जिनको भरने का कोई जल्दी नहीं है। जल्दी मतलब 1 साल के बाद ही, जब भी पे करूंगा वापस 1 साल के बाद ही पे करेंगे। तो ऐसे लाइबिलिटीज को जो कंपनी प्लान कर रहा है कि 1 साल के बाद ही पे करेंगे, वैसे लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो पहला जो एग्जांपल है नॉन करंट लाइबिलिटी का वो है लॉन्ग टर्म लोन्स पेएबल। लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए लोन लेके रखा है कंपनी ने। सपोज कंपनी ने 10 साल के लिए बिजनेस लोन लेके रखा है और 1 साल में तो वो पे नहीं करेंगे डेफिनेटली, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करेंगे ऐसे लोन्स को। बॉन्ड्स पेएबल, जैसे कि आपने बॉन्ड्स रिसीवेबल देखा था एसेट्स में, ऐसे बॉन्ड्स पेएबल। तो कंपनी क्या करता है, बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसे कलेक्ट करता है मार्केट से। तो आपने किसी को बॉन्ड इशू किया होगा, किसी कस्टमर को। अब उसके बॉन्ड अगर आपने इशू किया है तो आपकी लाइबिलिटी बनती है उसको टाइम से पेमेंट करने के लिए। ऐसे बॉन्ड्स पेएबल को भी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। मॉर्गेज पेएबल, मॉर्गेज क्या होता है फ्रेंड्स? गिरवी। कुछ आपने सपोज अपने कंपनी के लिए आपको कुछ लोन चाहिए था और आपको उतना बड़ा अमाउंट बैंक देने के लिए रेडी नहीं था, तो आपने क्या किया, अपना लैंड या बिल्डिंग इसको मॉर्गेज कर दिया बैंक के पास कि आप इसको रख लो, ये गारंटी है, मैं आपके पैसे रिटर्न करूंगा कमा के, इसके बदले में आप इसको गारंटी, एज अ गारंटी रख लो। तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। और मॉर्गेज पेएबल मतलब ऐसे लोन्स जो मॉर्गेज पे लिए गए हैं और उनको पे करना बाकी है, तो मॉर्गेज पेएबल नॉन करंट लाइबिलिटी में आता है। और ये डेफिनेटली बहुत लंबे टाइम का, लंबे टेन्योर के लिए लोन लिया जाता है ऐसा लोन। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन। रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्या है फ्रेंड्स? आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पुराने पुराने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ से रिटायर होंगे। तो जब वो रिटायर होते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है फ्रेंड्स, कि अपने एम्प्लॉयज़ को जब वो वहाँ से रिटायर होते हैं, कंपनी से रिटायर होते हैं, तो उनको एक बार में बहुत बड़ा अमाउंट दिया जाता है। वो कुछ भी अमाउंट उनका हो सकता है, सैलरी हो सकता है या एज अ बोनस कुछ हो सकता है, बोनस अमाउंट हो सकता है, या कोई और फंड हो सकता है जो कंपनी ने प्रॉमिस किया था एम्प्लॉय को कि अगर आप हमारे कंपनी से रिटायर होते हैं तो मैं आपको पे करूंगा रिटायरमेंट के टाइम। ऐसे ऑब्लिगेशंस को भी हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर है एम्प्लॉय पेंशन लाइबिलिटी। पेंशन लाइबिलिटी क्या होता है फ्रेंड? पीएफ। अब सबके घर में कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जरूर काम करता होगा जहां उनको पीएफ मिलता है। तो पीएफ क्या होता है फ्रेंड्स? पीएफ एक ऐसा फंड है, प्रोविडेंट फंड है, जो कंपनी लाइबल है पे करने के लिए एम्प्लॉयज़ को एवरी मंथ, टाइम टू टाइम। तो ऐसे फंड्स को जब अगर आपने टाइम से पे नहीं किया है, पीएफ फंड कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? कुछ पैसे क्या होता है कि एम्प्लॉय के अकाउंट से और कुछ पैसे एम्प्लॉयर के अकाउंट से डिडक्ट होके पीएफ फंड में जमा होता है। तो वो पीएफ फंड जो होता है वो रेगुलेट करता है गवर्नमेंट, ईपीएफओ। तो वैसे पीएफ फंड को अगर आपने पे नहीं किया है टाइम से, वैसे पीएफ फंड को अगर पे नहीं किया है अपने टाइम से, तो ऐसे पेएबल अमाउंट को, यानी ऐसी लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं एम्प्लॉय पेंशन लाइबिलिटीज, जो कि नॉन करंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड होता है। फिर है आता है कंटिजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है फ्रेंड्स? ऐसा लाइबिलिटी जिसके बारे में हम श्योर नहीं है कि हमें पे करना ही पड़ेगा या नहीं भी करना पड़ेगा। बहुत श्योर नहीं होते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट ज़्यादा चांसेस होता है कि हमें पे करना ही पड़ेगा। जैसे क्या एग्जांपल है? पेंडिंग लॉ सूट लाइबिलिटी। कोई लीगल लिटिगेशन चल रहा है और कंपनी को मालूम है कि वो केस यहाँ पे हार जाएगा, तो कंपनी क्या करता है ऐसे टाइम में, वैसे अमाउंट को, कि उसको फाइन लग सकता है जिस अमाउंट का, वैसे अमाउंट को वो क्या रिकॉर्ड कर लेता है पेंडिंग लॉसूट लाइबिलिटीज में। मतलब उसको अपने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर लेता है कि हम ये केस अगर हार गए तो हमें ये पे करना पड़ सकता है, उसको कंटीजेंट लाइबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड किया जाता है। प्रोडक्ट वारंटी ऑब्लिगेशन। अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है वारंटी के साथ और कस्टमर ने क्लेम कर लिया वारंटी, तो आपको पे करना पड़ेगा। जब तक वो पे नहीं होता है तब तक वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड होता है। इंश्योरेंस क्लेम पेएबल। सपोज आपकी कंपनी जो है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो एज ए अकाउंटेंट आप क्या करेंगे? एज ए अकाउंटेंट आपको मालूम है कि अगर कस्टमर ने, कंपनी के कस्टमर ने, जिसने इंश्योरेंस ले रखा है, उसने इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो हमें उससे कुछ अमाउंट तो पे करना पड़ेगा।
सो वैसा अमाउंट जब तक वो चेक हो रहा है, डिस्कस हो रहा है कितना पे करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे हैं, वैसे अमाउंट्स को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं फ्रेंड्स, उस टाइम बिन के लिए, टाइम पीरियड के लिए, लाइबिलिटी के अंडर में कंटिजेंट लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आइटम है डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी। डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी नाम पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा आपको कि डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर में, डिस्प्यूटेड है। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से, इनकम टैक्स ऑफिसर्स के हिसाब से आपके टैक्स एक्स अमाउंट है, लेकिन आपने वाई अमाउंट पे कर रखा है। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि एक्स माइनस वाई अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो वैसे केसेस जब तक फाइनल नहीं होते, वैसे लाइबिलिटी को, मतलब ये जो जेड अमाउंट हमने निकाला, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, ये सम ऑफ मनी कहाँ पे रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स? डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंडर में रिकॉर्ड होगा। वो कंटिजेंट लाइबिलिटी बन जाता है फॉर टाइम में। तो अभी हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए लाइबिलिटी के। तो इसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अकाउंटिंग में कौन कौन से टर्म्स को लाइबिलिटी बोला जाता है, क्या लाइबिलिटी क्या होता है, अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म है जिसके एग्जांपल्स को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सपेंसेस। तो आइए समझते हैं कि एक कंपनी के पास क्या क्या खर्चे होते हैं, किस प्रकार के खर्चे होते हैं और क्या क्या खर्चे होते हैं मेनली। हम उन सब एग्जांपल्स को यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। सो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऑपरेशंस का खर्चा। पहला जो एग्जांपल है वो है सैलरीज एंड वेजेस। डेफिनेटली सबको सैलरी पे करना होता है, वेजेस पे करना होता है। दूसरा जो है वो है रेंट एक्सपेंस। आपको जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हैं वो वेयर हाउस हो सकता है रेंट पे हो, या जिस ऑफिस से आप काम कर रहे हैं हो सकता है वो ऑफिस रेंट पे हो, तो रेंट का खर्चा। यूटिलिटी एक्सपेंस, पानी, इलेक्ट्रिसिटी आप जो वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसका खर्चा। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंसेस, ऑफिस, इतना बड़ा ऑफिस है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ चाहिए होंगे एम्प्लॉयज़ को डे टू डे, जैसे कि टिश्यू पेपर, नोट पैड, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, स्टिकी नोट्स, एसेट्रा एसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें। तो ऑफिस सप्लाइज। इंश्योरेंस एक्सपेंस, हो सकता है कंपनी ने जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक एसेट्स हैं, तो कंपनी ने उसका इंश्योरेंस भी ले रखा होगा कि इन केस ऑफ एनी मिसहैप आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाएँ। तो ऐसे इंश्योरेंस को, एक्सपेंस को भी हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस के अंडर में रिकॉर्ड करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन क्या है फ्रेंड्स, ये समझने वाला पॉइंट है आपके लिए जो लोग नए हैं अकाउंटिंग में। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन क्या होता है? एग्जाम्पल, आज मैंने ये सैमसंग का फ़ोन परचेज़ किया। तो जब मैं परचेज़ किया इस फ़ोन को, तो क्या ये फ़ोन मेरे को, नए फ़ोन का अराउंड 80,000 रुपीज़ वो चार्ज किए होंगे मेरे से? यस, ऑफ कोर्स। सो जब 80,000 रुपीज़ वो मेरे को चार्ज किए एक साल पहले, तो क्या लगता है फ्रेंड्स, अगर मैं आज ये फ़ोन जाके मार्केट में सेल करूं तो क्या मेरे को 80,000 रुपीज़ मिल जाएगा अभी इमीजिएटली? शायद आधे पैसे भी ना मिले। क्यों नहीं मिलेगा मेरे को इसका पूरा पैसा? क्योंकि ये आइटम डिप्रिशिएट हो गया। ये माउस जो आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर इस माउस को मैं मार्केट में ले जाके सेल करूँ, मैं शायद इसको खरीदने के टाइम में 11-1200 का खरीदा होगा। आज मैं अगर सेल करूंगा इसको तो क्या मेरे को कोई 11-1200 रुपीज़ देगा इस माउस का? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा फ्रेंड? क्योंकि ये डिप्रिशिएट हो चुका है। या कोई भी लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करके रखा है, या फर्नीचर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स जो डिप्रिशिएट होता हो, डिप्रिशिएबल नेचर के हो, ऐसे कोई भी इक्विपमेंट्स हो जो डिप्रिशिएट होते होंगे, अगर उनको ले जाके मार्केट में सेल किया जाए तो क्या हमें उस आइटम के लिए सेम प्राइस मिलेगा? द आंसर इज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा फ्रेंड्स? क्योंकि हर साल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या किसी भी इक्विपमेंट का, बहुत सारे इक्विपमेंट्स का आई कैन से, हर साल डिप्रिसिएशन होता है। किसी आइटम का डिप्रिसिएशन में भी 10% हो सकता है, कोई 15% के रेट पे डिप्रिशिएट हो रहा है, कोई 20% के, कोई 30% के, लाइकवाइज चलते जाता है। तो डिप्रिशिएशन जो हो रहा है फ्रेंड्स, डिप्रिशिएट हो रहा है। अगर एसेट का जो वैल्यू है, आपने जो सपोज 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कहीं किया था, तो आपने उसको अपने बुक्स में 1 लाख रुपया ही डाल के रखा है ना, बट अगले साल क्या उसका वैल्यू सच में 1 लाख रुपया है? द आंसर इज नहीं है। तो अगर नहीं है फ्रेंड्स, अगर 1 लाख रुपया का वैल्यू 1 लाख रुपया नहीं है, सपोज उसका वैल्यू अब घट के 70,000 रुपीज़ हो चुका है, तो ये 30,000 रुपीज़ कहाँ गया फ्रेंड्स? बस हम लोग एसेट में जाके एसेट का वैल्यू चेंज कर देंगे? नहीं हो सकता फ्रेंड्स, राइट?
क्यों नहीं हो सकता फ्रेंड्स? हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, हर एक एंट्री का दो इफेक्ट होता है अकाउंटिंग में। तो हम अगर मान लीजिए कि बैलेंस शीट में जाके एसेट में जो 1 लाख रुपए का सामान लिखा हुआ था उसको 1 लाख से घटा के 70,000 का कर दिए, 70,000 का कर दिए, तो ये तो एक साइड हुआ एंट्री का। ये 30,000 रुपीज़ जो लेस हुआ, ये कहाँ रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स? ये 30,000 रुपीज़ कहीं तो रिकॉर्ड होना है। ये 30,000 रुपीज़ ये एक्सपेंस में रिकॉर्ड होगा फ्रेंड्स। ये एक्सपेंस हो गया, इसको एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। इसीलिए डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग आगे इसको और डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, सुपर एक चैप्टर है, तो इसको पूरा हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। नेक्स्ट इज amortization एक्सपेंस। amortization एक्सपेंस क्या होता है फ्रेंड्स? amortization इज वेरी सिमिलर टू depreciation। सो depreciation टर्म हम यूज करते हैं फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। amortization हम यूज करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स को डेप्रिशिएट करने के लिए। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होता है फ्रेंड्स? हम ऑलरेडी डिस्कस किए, ऐसा एसेट्स जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि सॉफ्टवेयर। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्विकली समझाता हूँ कि आपको समझ में आए कि amortization का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सपोज कंपनी ने 20 करोड़ खर्च किया है किसी सॉफ्टवेयर को परचेस करने के लिए, और उसका जो वैल्यू है फ्रेंड्स, उस सॉफ्टवेयर का जो लाइसेंस का जो वैल्यू है वो है, लाइफ टाइम है सॉरी, वो है 10 ईयर्स का। तो ईच ईयर फ्रेंड्स, हर साल उस सॉफ्टवेयर के पीछे हमारा जो अमाउंट खर्च हो रहा है वो है टू टू करोड़ का, 2 CR। तो फ्रेंड्स ये जो 2 CR है वो क्या है? वो amortization एक्सपेंस है। दिस इज नथिंग बट इट इज amortization एक्सपेंस। सो हर साल हम क्या करेंगे, जो 20 करोड़ हम लोग अभी एसेट, सॉफ्टवेयर जब परचेस करते हैं तो इसको एसेट में रिकॉर्ड करते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स में। तो एसेट्स का हर साल वैल्यूएशन होता है, और हर साल जब हम इसको वैल्यूएशन करेंगे इसका, तो इस 20 करोड़ का वैल्यू, 20 करोड़ जहाँ पे लिखा होगा उसको कट करके या रिड्यूस करके 18 करोड़ कर देंगे, और 2 करोड़ रुपीज, 2 करोड़ रुपीज ये डाल देंगे हम amortization एक्सपेंस में। फ्रेंड्स आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। आप फिर से एक बार पीछे जाके देख लीजिए अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो। एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ मैं और क्लियर रखने के लिए इसको। कॉस्ट ऑफ इंटैंजिबल एसेट्स डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए प्लीज। सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आइटम जो है वो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स? अगर आपने कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया है तो डेफिनेटली ख़राब भी होगा, तो उसको रिपेयर करने का खर्चा। मेंटेनेंस, आप जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, उसको मेंटेन भी करना पड़ता होगा उस ऑफिस को, तो उसके मेंटेनेंस का खर्चा है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, उसको भी हम एक्सपेंस बोलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी को आपने ओन किया है उसका टैक्स भी आता होगा, तो टैक्स को रीपेमेंट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस में जाएगा। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइज कर रहे हैं आप अपने कंपनी के बारे में, या आपने, आपके कंपनी ने नया प्रोडक्ट कुछ लॉन्च किया है उसके बारे में, तो ऐसे खर्चों को आप कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंस के अंडर में। ट्रैवल एक्सपेंस, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपके ट्रैवल भी करते होंगे ऑन अ रेगुलर बेसिस या कभी कभी, तो ऐसे खर्च, जब जो उनके ट्रैवल का जो एक्सपेंस है वो कहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस में रिकॉर्ड करते हैं। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स? इंटरटेनमेंट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस है फ्रेंड्स जो आपके कंपनी खर्च करती है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने कोई टूर्नामेंट करवाया, या एग्जांपल कंपनी ने मैच का टिकट खरीद के एम्प्लॉयज़ में बांटा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम इज पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंस। आपके कंपनी से डेफिनेटली कंपनी बहुत सारे चीज़ को पोस्ट करती होगी, कुरियर करती होगी, तो ऐसे खर्च यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाते हैं। टेलीफोन एंड इंटरनेट एक्सपेंस, क्लीनिंग एंड जैनिटोरियल एक्सपेंस, साफ सफाई कराने का खर्चा। लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस पे करना लॉयर को, प्रोफेशनल फी पे करना चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो ये सब क्या है? कंपनी के लिए खर्च है। फिर है बैंक चार्जेस, जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करके रखा होगा वो आपसे कुछ चार्ज करता होगा मंथली। नेक्स्ट इज बैड डेट एक्सपेंस। बैड डेट एक्सपेंस क्या है फ्रेंड? बैड डेट। सो फ्रेंड्स, ये डेप्थ नहीं बोलते हैं यहाँ पे, बैड डेट्स, ये बी जो है ना यहाँ पे साइलेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो बैड डेट्स एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स?
बैड डेट एक्सपेंस जैसे सपोज आपने किसी पार्टी को माल सेल किया था ऑन क्रेडिट, उधार में बेचा था, और वो पार्टी आपको प्रॉमिस किया कि ही विल पे विद इन 40-45 डेज, बट आपको 45 डेज बाद उसने पेमेंट नहीं किया, आपने बहुत फॉलोअप किया फिर भी पेमेंट नहीं मिला। तो अकाउंटिंग में ऐसे पेमेंट्स को जो नहीं मिले, जो डूब गया, डूबा हुआ पैसा होता है ना, उसको ही बैड डेट्स बोलते हैं। जो पैसा डूब गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये पैसा डूब गया है, वो भाग गया पार्टी, उस अमाउंट को जब हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको रिकॉर्ड करते हैं अंडर बैड डेट एक्सपेंस। सो बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है फ्रेंड्स, अभी आपको क्लियर हो गया। कोई भी डूबा हुआ पैसा, कोई पैसा जो आपका डूब जाए, उसको बोलते हैं बैड डेट, बस। सो नेक्स्ट आइटम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स? बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेंड्स क्या होता है, हमेशा बड़े बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चलते रहते हैं। एक बार में 2-2 हज़ार लोगों को हायर किया जाता है। तो ऐसे 2-2 हज़ार लोगों को जब हायर किया जाता है, तो इनको ट्रेन भी तो करना पड़ता होगा ना, कि उनसे काम क्या कराना है। जैसे आप अभी, आप तो सीए कर रहे हैं, या आप सपोज बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आपको किसी कंपनी में जॉब मिलेगा, तो कंपनी आपको हो सकता है 2 दिन के लिए, या 5 दिन के लिए, हफ्ते भर के लिए, या महीने भर के लिए, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ जॉब आप जो करेंगे, उसके लिए आपको ट्रेन करेगा। तो उस ट्रेनिंग में जो पैसे खर्चे होंगे कंपनी के, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे? वो इसके अंडर में रिकॉर्ड होंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, जहाँ पे कंपनी ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च किए, वो भी एक खर्च है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को जो बेनिफिट मिल रहा हो, सपोज आप ऑफिस जाते हो तो वहाँ पे स्नैक्स मिलता होगा आपको, कॉफ़ी मिलता होगा आपको, क्योंकि आप कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी टाटा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो जब स्टारबक्स में जाते हैं ना, स्टारबक्स, तो स्टारबक्स में उनको, क्योंकि वो एम्प्लॉय हैं, उनको अपना आईडी कार्ड दिखाते ही 20% डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि टाटा ने स्टारबक्स को एक्वायर किया हुआ है, और टाटा क्या बोलता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जब हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे, तो उनको हम वहाँ पे डिस्काउंट देंगे। तो स्टारबक्स क्या बोलता है कि आपके पास अगर एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, अपना आईडी कार्ड है, तो आप इमीडिएटली उसको दिखा के 20% ऑफ ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, जब वो स्टारबक्स 20% ऑफ देता होगा, तो वो जो 20% डिस्काउंट है, वो उसके लिए एक एक्सपेंस है फ्रेंड्स। वो कहाँ पे रिकॉर्ड करता होगा ऐसे एक्सपेंस को? वो यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कैटेगराइज करता है, वो अंडर एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स वो। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपको हम समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल मूव टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या सीओजीएस। जो सामान को बनाने के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सामान को बनाने के लिए जो खर्च किया जाता है ना, एक सामान को प्रिपेयर करने में जो खर्च होता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या खर्च होता है सामान को बनाने के लिए। रॉ मटेरियल का खर्चा, रॉ मटेरियल कॉस्ट। डेफिनेटली कुछ भी आपको बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होगा। बिना रॉ मटेरियल का तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सपोज आपको कॉफ़ी बनाना है, आपका प्रोडक्ट कॉफ़ी है, तो उसके लिए आपको मिल्क प्रोक्योर करना पड़ेगा, आपको शुगर प्रोक्योर करना पड़ेगा। हो सकता है अगर आप अच्छे कप्स में देते हैं, कस्टमर को सर्व करते हैं अगर वहाँ पे, तो आपको अच्छे कप्स खरीदने पड़ेंगे, आपको अच्छी कॉफ़ी बीन्स प्रोक्योर करने पड़ेंगे, तब जाके आपका एक प्रोडक्ट रेडी होगा जिसका नाम होगा कॉफ़ी। बट इसको बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? रॉ मटेरियल। बिना रॉ मटेरियल के क्या आप कॉफ़ी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट बना पाएंगे क्या बिना रॉ मटेरियल के? नहीं। तो रॉ मटेरियल का खर्चा डेफिनेटली एक बड़ा खर्चा है कंपनी के लिए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर क्या होता है फ्रेंड? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट, जो लेबर डायरेक्टली काम कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के ऊपर, जो लेबर एक्चुअल में वो कॉफ़ी बना रहा है, वैसे लेबर को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्टली इन्वॉल्व है जो लेबर उसको बनाने में, उस कॉफ़ी के प्रिपरेशन में, उस प्रोडक्ट की प्रिपरेशन में, ऐसे लेबर्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? फ्रेट इन कॉस्ट। फ्रेट क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेट होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। आप कॉफ़ी बीन्स, सपोज आपका कॉफ़ी का ही व्यापार है, बट आपका व्यापार है कहीं पे दिल्ली में, तो आपको दिल्ली में अगर कॉफ़ी का बिजनेस करना है, तो डेफिनेटली आपको कॉफ़ी बीन्स तो बढ़िया चाहिए होगा। तो कॉफ़ी बीन्स आप कहाँ से मंगाएंगे? तो कॉफ़ी बीन्स दिल्ली में आसपास पता नहीं कहाँ पे मिलेगा। बट आपको अगर बहुत अच्छा क्वालिटी का कॉफ़ी चाहिए, और आपको मालूम है कि वो कहीं साउथ में मिलता है, कर्नाटका में मिलता है, कर्नाटका में चिकमंगलुर। तो चिकमंगलुर में क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे कॉफ़ी बीन्स का खेती होता है, अच्छे क्वालिटी के कॉफ़ी बीन्स वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ से अगर आपने कॉफ़ी बीन्स का ऑर्डर किया, तो वो क्या कॉफ़ी बीन्स
जो आप ऑर्डर किए हैं वो चिकमंगलुरु से आपके दिल्ली शहर में आने में जो पैसा लगेगा, वो पैसा कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स कंपनी को बियर करना पड़ेगा। जब उस खर्चे को हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो वो फ्रंट इन कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है फ्रेंड्स। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज एक्सपेंसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज एक्सपेंसेस मतलब मैन्युफैक्चर किसी प्रोडक्ट को बनाने का जो सप्लाई लगता होगा। क्या सप्लाई लगता होगा फ्रेंड्स? जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। हो सकता है कि फ्रेंड्स वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिना आपकी मशीन चालू ही ना हो। मशीन चालू नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? साफ सफाई कैसे होगा? तो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस से। नेक्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट क्या है फ्रेंड्स? ऐसा खर्चा जो कि ओवरहेड खर्चा है। ओवरहेड मतलब डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रिलेटेड है टू द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बट इट्स पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या है फ्रेंड्स? जैसे कि जहाँ पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, सपोज वहाँ पे आपने डेफिनेटली सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे होंगे, एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया होगा, एक मैनेजर अपॉइंट किया होगा जो सब कुछ देख रहा होगा। ऐसे लोगों के जो सैलरीज हैं वो ओवरहेड एक्सपेंस है, या बोल सकते हैं कि फैक्ट्री रेंट पे होगा तो फैक्ट्री का रेंट भी ओवरहेड एक्सपेंस है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री राइट डाउन्स। फ्रेंड्स, इन्वेंट्री राइट डाउन्स क्या होता है? एग्जाम्पल, इन्वेंट्री राइट डाउन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज आईफोन 16 प्रो मैक्स 1 TB। आई बॉट इट फॉर 1,85,000। मैंने इसको 1,85,000 रुपीज पे करके इन ईयर 2020-24 में परचेज किया हूँ। क्या ये फोन इन ईयर 2020-25 आफ्टर द न्यू आईफोन इज लॉन्च्ड, क्या ये फोन सेम प्राइस 1,85,000 में बेच पाएगा एप्पल? द आंसर इज नो। अगर ये उनके इन्वेंट्री में भी रहा तो तो भी इसको वो 1,85,000 रुपीज में किसी को सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि तब तक मार्केट में कुछ नया आ चुका होगा, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी, और इस फोन को कोई भी 1,85,000 दे के परचेज नहीं करेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा एप्पल को? एप्पल को अपना इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए इस फोन को 1,85,000 रुपीज में नहीं सेल करके 1,20,000, 30,000, कुछ भी 30, 40, 50,000 का एक डिस्काउंट देना पड़ेगा और कस्टमर्स को सेल करना पड़ेगा इसको। तो वो जो डिस्काउंट, वो जो वैल्यू डिप्रिशिएट किया, राइट डाउन किया, उसी को हम बोलते हैं इन्वेंटरी राइट डाउन्स। इन्वेंटरी राइट डाउन्स कंपनी को मजबूर होके करना पड़ता है जब उनके इन्वेंटरीज का सेम वैल्यू नहीं रह जाता है मार्केट में तब। पैकिंग कॉस्ट, इस फ़ोन को बनाने का एक खर्चा होगा और इस फ़ोन को पैक करने का भी खर्चा होता होगा। जो ये पैकिंग कॉस्ट होता है ना, वही कॉस्ट है यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, पैकिंग कॉस्ट। इस फ़ोन को पैक करके सेल करने का खर्चा को बोलते हैं पैकिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट टेस्टिंग, अब ये फ़ोन बना है तो डेफिनेटली ये फ़ोन बना है तो उसको बनने के पहले हर एक चीज़ को एप्पल ज़रूर टेस्ट भी करता होगा। अभी तो इंडिया में ही असेंबल हो रहा है, तो ये असेंबल होने के बाद इसको टेस्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट होता होगा, सारे फ़ोन को टेस्ट करता होगा कि हाँ जी भाई सब कुछ ठीक से लगा कि नहीं, स्क्रीन अपनी जगह पे है कि नहीं, कैमरा अपनी जगह पे है कि नहीं। कैमरा खोल के चेक करते होंगे कि हाँ ये ठीक से काम तो कर रहा है कि नहीं, म्यूजिक सिस्टम इसका ठीक है कि नहीं। ये सारा जो चेक करते हैं, इसके पीछे भी कंपनी को कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ता होगा। उसी कॉस्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट टेस्टिंग कॉस्ट। जब प्रोडक्ट पे टेस्ट किया जाता है तब ये कॉस्ट जनरेट होता है। नेक्स्ट इज सेलिंग एक्सपेंस। अब फ़ोन तो बन गया, पैक हो गया, सब कुछ हो गया, अब इसको सेल भी करना है। तो सेल करने के लिए क्या-क्या खर्चे हो सकते हैं कंपनी के? कमीशंस पेड टू द सेल्स पर्सन। डेफिनेटली सेल्स पर्सन जो आपका फ़ोन ले जाएगा मार्केट में सेल करेगा, उसको आपको कमीशन तो पे करना पड़ेगा। इस फ़ोन को अगर मेरे को मार्केट में सेल करना है, तो सेल्स पर्सन मेरे को हायर करना पड़ेगा। क्योंकि आपका गुडविल बहुत अच्छा है, तो हो सकता है सेल्स पर्सन आपको ज़्यादा चार्ज ना करे। बट अगर आपकी कंपनी का गुडविल बहुत अच्छा नहीं है, आपका फ़ोन एप्पल का नहीं है बल्कि कोई न्यूली लॉन्च्ड कंपनी है, तो आपको डेफिनेटली सेल्स पर्सन को ज़्यादा कट देना पड़ेगा, ज़्यादा कमीशन देना पड़ेगा टू सेल योर फोन्स इन द मार्केट। शिपिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट, अब इस फ़ोन को मैन्युफैक्चर कर लिया, पैक कर दिया, इसको कहाँ तक पहुँचाना है? कस्टमर्स तक पहुँचाना है। कस्टमर्स के या तो आपको शोरूम तक पहुँचाना है, शोरूम तक पहुँचाने का जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? शिपिंग एंड डिलीवरी कॉस्ट। फिर प्रमोशन इवेंट एक्सपेंस, हम लोग प्रमोशन इवेंट भी करते हैं, प्रमोशन करते हैं अपने ब्रांड का कि हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है,
तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक जो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन को के खर्चों को हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते हैं। शोरूम रेंट एक्सपेंस, शोरूम जहाँ पे आपने शोरूम लिया होगा, सपोज एप्पल ने अपने एप्पल अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट भी सेल करना चाहता है, क्योंकि उसको कमीशन नहीं देना है, उस कमीशन के पैसों में उसको लगता है कि मैं उससे कम पैसों में दुकान का रेंट दे दूंगा। तो वो क्या करता है कि शोरूम ही रेंट पे ले लेता है। तो शोरूम का जब रेंट पे करता है, जहाँ पे वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, वैसे शोरूम के रेंट को बोलते हैं शोरूम रेंट एक्सपेंस। कैटलॉग प्रिंटिंग, कैटलॉग भी बनाना पड़ता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए कभी कभी। उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं कैटलॉग में। ये ऐसा ज़्यादातर होता है बैंक लोन्स के टाइम में। अगर बैंक बैंक आता है आपके, आप कहीं पे काम करते हो, अगर बैंक आप देखोगे कि बैंक एडवर्टाइज कर रहा है, तो वो एक कैटलॉग लेके रेडी रहेगा कि हमारे पास ये सर्विस मिलता है भाई साहब, आपको क्या लेना है इसमें से। और वहाँ पे एक नंबर दिया हुआ रहता है कि आप यहाँ पे कॉल कीजिए अगर आपको इन सर्विसेज में से कुछ भी सर्विस चाहिए तो। वैसे कैटलॉग को प्रिंट करने का जो खर्चा आता है, वो यहाँ पे कैटलॉग प्रिंटिंग कॉस्ट के नाम से सेलिंग एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कस्टमर सर्विस कॉस्ट। अच्छा, आपने आईफोन परचेज किया, आईफोन परचेज कर लिया। अभी आईफोन परचेज करने के बाद अगर आईफोन में कोई खराबी आ गया, आप एक वारंटी तो दे के रखते होगे ना, या वारंटी नहीं भी है चलो, बट आपका फ़ोन खराब हो गया तो क्या करना है, कस्टमर को फेंक देना है वो फ़ोन? नहीं, उस फ़ोन को आपको ठीक करके देना पड़ेगा। ठीक करके देने के लिए कस्टमर्स को कहीं तो बुलाना पड़ेगा आपको। तो आप जहाँ पे बुलाते हैं, कस्टमर्स को बोलते हैं कि यहाँ पे लेके आ जाओ, आपका प्रोडक्ट हम ठीक कर देंगे, उस जगह को बोलते हैं कस्टमर सर्विस सेंटर। कस्टमर सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर्स के नाम से आप सुने होंगे। तो कस्टमर सर्विस सेंटर को रन करने का भी एक खर्चा आता है, तो कस्टमर सर्विस कॉस्ट में रिकॉर्ड किया जाता है वैसे खर्चों को। सेल्स डिस्काउंट अलाउड। अभी क्या है कि धीरे धीरे आईफोन को लॉन्च हुए 4-5 महीने हो गए, अभी और 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब मार्केट में न्यूज़ आएगा कि अभी आईफोन 17 नए नए फीचर्स के साथ आने जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, जिनको आईफोन खरीदना होगा वो क्या करेंगे, वो रुक जाएंगे, वो बोलेंगे चलो यार अभी एक आईफोन नहीं लेता हूँ, मैं 6 महीने और रुक जाता हूँ, नया आईफोन आएगा तब लूंगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, कंपनीज को लॉस होता है थोड़ा बहुत। तो कंपनी उस लॉस को ना हो उसके लिए क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट देके सेल करना स्टार्ट करता है। बोलता है कि ठीक है, आप अभी आपने अगर परचेस किया तो मैं आपको 10% ऑफ दे रहा हूँ या 15% ऑफ दे रहा हूँ। उसको बोलते हैं सेल्स डिस्काउंट अलाउड। जब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हो अपने प्रोडक्ट पे, जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट पे डिस्काउंट अलाउ करती है, तो वो भी एक एक्सपेंस है। 1 लाख का सामान अगर आप 90,000 में सेल किए, तो 10,000 जो जो आपने डिस्काउंट दिया है, वो 10,000 कंपनी का एक्सपेंस है। तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है सेलिंग एक्सपेंसेस के अंडर में। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या है फ्रेंड्स? एग्जीक्यूटिव का सैलरी। आप जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे आपने एग्जीक्यूटिव्स को हायर किया होगा। फिर अकाउंटेंट को भी हायर किया होगा, उसका भी फीस होगा। आपने एचआर, बहुत सारे लोग हैं तो आपको एचआर को भी हायर करना पड़ेगा, उसका भी कॉस्ट है। और सब्सक्रिप्शन लिया है, मेंबरशिप लेके रखा है आपने, आपकी कंपनी किसी भी सर्विस का मेंबरशिप लेके रखा हुआ है कंपनी, कोई भी एम्प्लॉई है कंपनी खुद अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वैसे खर्चों को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो आएगा सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप के अंडर में। सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस, सॉफ्टवेयर लिया है। अच्छा, सॉफ्टवेयर लाइसेंस फीस ये एक्सपेंस क्यों है फ्रेंड्स? अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि एसेट्स है, फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है लाइसेंस फीस एक्सपेंस के अंडर में। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये ऐसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस का बात हो रहा है फ्रेंड्स, जो आप ओन नहीं कर सकते, जो आप ओन नहीं कर सकते। सिर्फ एक्सेस मिलेगा आपको टेम्पररी, जब तक का पेमेंट किया है। इन द अदर केस, जहां मैं बोल रहा था कि सॉफ्टवेयर एसेट होता है, वहां पे आप सॉफ्टवेयर को ओन कर रहे हैं, आपकी जो मर्जी वो कीजिए उस सॉफ्टवेयर पे। आप एक बार सॉफ्टवेयर को खरीद लिए, तो वो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे एक्टिवेटेड रहेगा फॉर द पीरियड ऑफ 5, 10, 15 ईयर्स, वट एवर इज डिसाइडेड। बट ये क्या है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस क्या है फ्रेंड्स? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिसको आप ओन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको एक्सेस मिल रहा है, सिर्फ आप एक्सेस ले पा रहे हैं, ओनर नहीं है आप उसके, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस। एग्जाम्पल ले लीजिए आप एक एंटीवायरस का। आपने अपने सिस्टम में एंटीवायरस इंस्टॉल करा के रखा है, वो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। आपको मालूम है कि ये एक साल बाद फिर से मेरे को रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा। तो ऐसे फीस को, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस को
हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट इज मीटिंग एक्सपेंसेस। मीटिंग एक्सपेंसेस क्या है फ्रेंड्स? मीटिंग कराने का खर्चा। तो आपको अभी लग रहा होगा क्या मीटिंग कराने के लिए भी खर्च होता है? यस फ्रेंड्स, मीटिंग कराने के लिए भी खर्च होता है। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स दो कंपनी से आपस में मिलते हैं तो एक वेन्यू डिसाइड होता है, मे बी मीटिंग डिसाइड हुआ है विद डिनर विद लंच, तो वो डिनर का खर्चा या लंच का खर्चा या जहाँ पे वेन्यू जो बुक किया गया है मीटिंग के लिए उसका खर्चा, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है मीटिंग एक्सपेंसेस के अंडर में। स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफ कोर्स ऑफिस है तो आपको बुक कॉपी पेन स्केल इरेजर पता नहीं क्या क्या स्टेशनरीज तो आपको मेंटेन करके रखना ही पड़ता होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। कंपनी के पास फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, लोन लेके रखा है कंपनी, उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो इंटरेस्ट जब पे करेंगे तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे, विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। फॉरेन एक्सचेंज क्या है फ्रेंड्स? फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेक्स, मतलब आप इंडिया के बाहर आपका कोई भी एम्प्लॉय या कंपनी का सीईओ डायरेक्टर कोई भी ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ जाके जब वो खर्च करता है अपने कार्ड से, तो एक फॉरेक्स में उसको जो लॉस होता है, क्या लॉस होता है फ्रेंड्स? उसको इंडिया के करेंसी को वहाँ के लोकल करेंसी में एक्सचेंज करना पड़ता है। और जब ये एक्सचेंज होता है तो यहाँ का जो लोकल एजेंसीज है उस एक्सचेंज करने के लिए, उस अमाउंट को एक्सचेंज करने के लिए आईएनआर टू सपोज यूएसडी एक छोटा सा फीस चार्ज करता है पर डॉलर में भी 2 रुपीज़ 1 रुपी और 50 पैसा, डिपेंड्स कैसा आपने नेगोशिएट किया है। तो वो जो फीस चार्ज होता है ना फ्रेंड्स, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज लॉसेस। फिर क्या है फ्रेंड्स? नेक्स्ट एक्सपेंसेस, लोन प्रोसेसिंग फी। लोन को प्रोसेस करने के लिए जो फीस लगता है, आपने अगर लोन लिया होगा नहीं लिया होगा तो आपके घर में किसी ने लिया होगा डेफिनेटली। अब उनसे पूछिए कि जब वो लोन लेते हैं तो क्या पूरा का पूरा अमाउंट उनको हाथ में मिल जाता है? अगर किसी ने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो क्या बैंक उनको 10 लाख रुपए पूरा दे देता है? नहीं देता है फ्रेंड्स। 10 लाख में एक छोटा सा फीस, आइदर 100 रुपीज़ 200 1000 2000 10,000, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लोन यू आर टेकिंग। वो छोटा सा एक अमाउंट डिडक्ट करते हैं उसमें से, फिर आपको रिमेनिंग अमाउंट प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेसिंग फीस को बोलते हैं लोन प्रोसेसिंग फीस। नेक्स्ट इज पेनल्टी चार्जेस। पेनल्टी चार्जेस, सपोज कंपनी ने ऐसा कुछ भी काम किया जिसकी वजह से उसका पेनल्टी लग गया, सपोज उस ड्राइवर्स को हायर करके रखा है, कार है कंपनी के पास, खुद का कार है और ड्राइवर्स को हायर करके रखा है, कंपनी के ड्राइवर ने कार को गलत जगह में पार्क कर दिया, तो क्या होगा फ्रेंड्स? पेनल्टी देना पड़ेगा। पेनल्टी जो देना पड़ेगा वो भी रिकॉर्ड होगा कहाँ पे फ्रेंड्स? एक्सपेंसेस में। फिर क्या है फ्रेंड्स? इनकम टैक्स एक्सपेंस। कंपनी इतना सारा पैसा लगा के बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करने के बाद वो रेवेन्यू अर्न करता है, प्रॉफिट अर्न करता है। तो प्रॉफिट जब अर्न करता है फ्रेंड्स, उसको उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो जब वो पैसा एज टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है तो कंपनी कहाँ पे उसको रिकॉर्ड करता है फ्रेंड्स? एक्सपेंस में रिकॉर्ड करता है। टैक्स इज डेफिनेटली एक्सपेंस। आप कल 20 लाख के पैकेज में कहीं काम करोगे और आपका कंपनी आपके 20 लाख में से 4 लाख रुपीज़ कट कर लेगा एज टैक्स, तो 4 लाख रुपीज़ आपके लिए क्या है फ्रेंड्स? आप खुद से सोचिए लॉजिकली। वो 4 लाख रुपीज़ विल बी एन एक्सपेंस फॉर यू। आपको लगेगा कि ये मेरे पैसे खर्च हो गए। तो सिमिलरली कंपनी ऑल्सो डज द सेम थिंग। कंपनी क्या करता है? जब टैक्स का पेमेंट करता है फ्रेंड्स, तो वो उसको खर्चे में रिकॉर्ड करता है, दैट इज रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। तो इसके साथ हमारा एक्सपेंसेस का सारा एग्जाम्पल्स कवर हो गया। नेक्स्ट टर्म जिसके एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है इनकम। तो यहाँ पे हम समझेंगे कि इनकम के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं या इनकम के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन इनकम कैसे कैसे जनरेट करता होगा, यहाँ पे हम जानेंगे। तो इनकम का जो पहला एग्जाम्पल है वो सेल्स रेवेन्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करके पैसे बना रहा है, वो उसका एक सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम, तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो बेचा जाता है कस्टमर्स को, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। कमीशन रिसीव्ड, अगर ऑब्वियसली अमेजोन अगर किसी का सामान अपने वेबसाइट पे सेल कर रहा है तो डेफिनेटली उसको कमीशन मिलता होगा उस प्रोडक्ट को अपने वेबसाइट पे सेल करने के लिए, तो वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। कंसल्टिंग फीस, अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी के लिए कंसल्टेंसी करते हैं तो वो जो फीस आपको मिलता है, कस्टमर या क्लाइंट आपको जो फीस पे करता है वो क्या है? वो फीस को हम बोलते हैं कंसल्टेंसी फीस। वो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फ्रेंचाइजी फीस, एक ऑर्गेनाइजेशन
सपोज न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बहुत ग्रो करना है, तो वो क्या करता है, अपना खुद का पैसा लगा के दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन वो ओपन नहीं कर सकता है, तो क्या करता है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेंचाइजी सेल करता है कि आप हमारे नाम से अपने कंट्री में बिजनेस करो, हमारा यहाँ पे गुडविल है, आप इस गुडविल को यूज़ करके आप वहाँ पे बिजनेस करो, हम आपको अपना नो हाउ देंगे कैसे बिजनेस करना है, उसके बदले में आप हमको फ्रेंचाइजी फी पे करेंगे एवरी ईयर। तो वो जो फ्रेंचाइजी फी एक ऑर्गेनाइजेशन लेता है, वो क्या है, वो उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फिर नेक्स्ट है मेंबरशिप फीस। हो सकता है आपका ऑर्गेनाइजेशन एक क्लब है, क्लब क्या करता है, अपने क्लाइंट्स को मेंबरशिप बांटता है। जब मेंबरशिप बांटता है तो उसके लिए एक फ़ी चार्ज किया जाता है। उस फ़ी से, वो फ़ी क्या है, वो फ़ी जो है चार्ज कर रहा है क्लब, वो उसके लिए इनकम सोर्स है। ट्यूशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस एज़ अ टीचर अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपसे अगर मैं कुछ फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ जो कि नहीं कर रहा हूँ, तो ट्यूशन फ़ीस जो है, वो ट्यूशन फ़ी मेरे लिए इनकम होगा। डिविडेंड रिसीव, अगर मैंने किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीद के रखे हैं और वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड किया है और कंपनी ने सडनली एक डिविडेंड अनाउंस किया और हर शेयर पे 10 रुपीज़ का डिविडेंड सपोज अनाउंस किया और मेरे पास 100 शेयर्स पड़े हुए किसी कंपनी के, तो मेरे को 1000 रुपीज़ मिलेगा। वो 1000 रुपीज़ डिविडेंड इनकम है, वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। रेंटल इनकम, मैं एक घर में रहता हूँ, मेरे पास एक और घर है, मैं उसको रेंट पे दे के रखा हूँ सपोज, तो वहाँ से जो इनकम मेरे को रिसीव हो रहा है वो रेंटल इनकम है। या आपका ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है रेंट पे हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेंट जहाँ जिसको पे कर रहा है ना, जिसको पे कर रहा है उसके लिए वो इनकम है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्सपेंस है, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो पे कर रहा है, जिस टेक पार्क को वो पे कर रहा है, वो टेक पार्क के लिए वो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है वो रेंटल फी, रेंटल इनकम। डिस्काउंट्स रिसीव्ड, अच्छा आपको याद होगा डिस्काउंट अलाउड हम लोगों ने बोला था कि एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट अलाउ किया किसी को तो वो एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट रिसीव किया तो डेफिनेटली वो भी इनकम माना जाएगा कि हमें 10,000 का सामान 9,000 रुपये में मिल गया अगर, तो वो 1,000 रुपये हम इनकम में कंसिडर करेंगे, उसको इनकम जैसा कंसिडर करेंगे, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा एक इनकम जैसा कंसिडर किया जाता है अकाउंटिंग में। एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, एडवर्टाइजमेंट करके जो पैसा मिला हो, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो एडवर्टाइजमेंट करके जो पैसा मिला हो, आपने सपोज आपको एडवर्टाइज करना है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और मैंने आपको एक फ़ी चार्ज किया उस एडवर्टीजमेंट के लिए, सपोज 10,000 रुपीज़, तो वो 10,000 रुपीज़ मेरे लिए रेवेन्यू है। वर्कशॉप सेमिनार्स, मैं अभी यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, मैं सडनली मैं डिसाइड करूँ कि चलो मैं मेरे को वर्कशॉप करना है या सेमिनार्स कंडक्ट करना है, जहाँ पे मैं सेमिनार्स में या वर्कशॉप जो भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि चलो आप लोग जो लोग भी आओगे सबसे मैं 100 रुपीज़ एंट्री फ़ी कलेक्ट करूँगा, तो वहाँ से जो मेरे को इनकम जनरेट हुआ 100 रुपी एंट्री फ़ी से, सपोज 1000 ऑफ देम हैव कम, तो मेरे को 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो वो मेरा इनकम है। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्या है फ्रेंड्स, इंटरेस्ट इनकम इज द इनकम विच इज जनरेटेड थ्रू योर इन्वेस्टमेंट समवेयर। आपने सपोज बैंक में कुछ पैसे डाल के रखे और बैंक ने आपको उसके बदले में थोड़े बहुत इंटरेस्ट दिए, वो इंटरेस्ट जो है वो एक इनकम है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने एक लैंड 10 साल पहले 10 लाख रुपए में खरीदा था, अगर मैं आज उसको सेल करने जाऊं तो क्या उसका वैल्यू सिर्फ 10 लाख ही होगा? नहीं, आज उसका वैल्यू एटलीस्ट 50 लैक्स होगा। तो 10 लाख रुपए में जो मैं परचेस किया था और आज मैं 50 में सेल कर रहा हूँ, तो ये जो 40 लाख रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्या है, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा इनकम है। तो यहाँ पे 14th पॉइंट जो है, 14th एग्जाम्पल जो है वो यही बात कर रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा था, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स खरीद के रखा था, कुछ 50 रुपये में मैंने शेयर्स खरीदे थे, आज उसका दाम बढ़ के 500 रुपये हो गया, तो 450 रुपये पर शेयर का जो डिफरेंस है वो मेरा क्या है, वो इनकम है। सब लीज इनकम, सब लीज क्या होता है, सब लीज पहले तो होता है लीज, तो आपने किसी से प्रॉपर्टी लीज पे लिया हुआ है, किसी से प्रॉपर्टी आपने लीज पे लिया है और उसको आपने किसी और को लीज कर दिया, तो वो भी आपके लिए एक इनकम है, क्योंकि आप तो पे कर रहे हैं 1 लाख रुपए रेंट, तो 1 लाख रुपए आप अपने खर्चे में दिखा रहे हैं, बट आपने उस सेम प्रॉपर्टी को किसी और को लीज कर दिया जिसको हम लोग बोलते हैं सब लीज, तो उससे जो 50,000 रुपीज़ या 70,000 80,000 रुपीज़ कुछ भी जो आपको मिल रहा होगा रेंट,
वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम? वो इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, वो आपके लिए एक इनकम है। फिर नेक्स्ट है रिकरिंग मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट इनकम। एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो मेंटेनेंस ही करता हो, सिर्फ मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हो। आप जिस सोसाइटी में रहते होंगे वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जो आपके पूरे सोसाइटी का मेंटेनेंस का ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा होगा या मंथली कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा होगा, जिसको आपको एक मेंटेनेंस फी पे करना होता होगा, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट फी पे करना होता होगा एवरी ईयर या एवरी मंथ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। वो जो मेंटेनेंस फी आप जो पे करते हैं ना, वो उसके लिए क्या है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम है। एनुअल सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग इनकम, लाइसेंस, जिसका भी कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी सब्सक्रिप्शन है, जिसका भी आप लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, या जैसे एक एंटीवायरस है, एंटीवायरस के ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका लाइसेंस मैं परचेज करता हूँ ना, जो कस्टमर्स उसके लाइसेंस परचेज कर रहे हैं, वही उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, लाइसेंस फी। सो थ्रू लाइसेंस फी वो इनकम बना रहा है। नेक्स्ट इज पेमेंट प्रोसेसिंग फी इनकम। पेमेंट प्रोसेसिंग फी इनकम कहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादा? ये बैंक्स में देखने को मिलता है। तो आपको आपको अंदाज़ा होगा इस बात का कि जब आप सडनली एक ट्रांसफ़र करते हैं यूपीआई के थ्रू, नहीं गूगल पे, फ़ोन पे तो बहुत फ्री है अभी, बट पहले आज से 5-6 साल पहले जब आप बैंक में जाते थे और बैंक को बोलते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि ये अमाउंट है, सम ऑफ अमाउंट है जो मेरे को अपने दादी को या अपने मम्मी को, पापा को, किसी को भेजना है, रिश्तेदारों में किसी को भेजना है, तो वो बैंक बोलता था आपको ठीक है भेज तो देंगे, बट आपसे हम एक फीस चार्ज करेंगे, प्रोसेसिंग फीस चार्ज करेंगे या ट्रांसफर फी चार्ज करेंगे। वही है ये फी, पेमेंट प्रोसेसिंग फी इनकम। तो ये बैंक के केसेस में ज़्यादा लागू होता है कि जब आपका पेमेंट प्रोसेसिंग फीस होता है, पेमेंट प्रोसेस होता है, तब बैंक्स आपसे चार्ज करते हैं ये। इनकम फ्रॉम मैनेजमेंट फी, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हैं जिनका इनकम जो है वो मैनेजमेंट फी से, वो आपके दिए हुए किसी टास्क को मैनेज करते हैं और उसके बदले में उनको जो फी रिसीव होता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट फी, वो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो आपको एक बर्थडे, छोटा सा बर्थडे मैनेज कराना है और उसके लिए आपने एक इवेंट प्लानर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को हायर किया है, और जो फी आप उसको पे करेंगे बदले में, मैनेज करने के बदले में, वो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, विच इज़ मैनेजमेंट फी इनकम। नेक्स्ट इज ऑन गोइंग सपोर्ट सर्विस रेवेन्यू। अच्छा, आपको पता है कि जैसे ये कंपनीज है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े कंपनीज जो है, ये इनको जब आप फ़ोन करते हैं तो इनके खुद के एम्प्लॉयज़ फ़ोन आंसर नहीं करते। ये अपना सारा जो सर्विस वाला पोर्शन है ना, वो किसी थर्ड पार्टी को दे के रखते हैं मैनेज करने के लिए। तो ऐसे कंपनीज जो बड़े बड़े कंपनीज से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कि मैं आपका पूरा सर्विस सेंटर मैनेज करूंगा, उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सपोर्ट सर्विस रेवेन्यू। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज रिसीव्ड, ग्रांट्स और सब्सिडीज, अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपको ग्रांट्स दे रहा है या सब्सिडीज दे रहा है, तो वो क्या है, ग्रांट जो आपको मिला या सब्सिडीज जो मिला आपको गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्या है, वो आपके लिए इनकम है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, अगेन ये दिस इज सिमिलर टू ग्रांट एंड सब्सिडीज रिसीव्ड। कोई आपको इंसेंटिव मिल रहा है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करता है और गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है हम आपको इंसेंटिव देंगे टैक्सेशन में, या कोई कहीं से कोई रिलीफ देंगे। कंसल्टेंसी इनकम फॉर रिसर्च, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन काम है रिसर्च करना, उसके लिए उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम है रिसर्च फी। कंसल्टेंसी इनकम फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए जो उसको इनकम मिल रहा है ना, वो उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा। इनकम फ्रॉम स्क्रैप स्केल, एक पुराना मशीन जो 10-15 साल चलाने के बाद ख़राब हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा है, जब उसको कंपनी सेल करता है बार में, तो उसको सेल करता है एज अ स्क्रैप, बोल, क्योंकि वो मशीन और मशीन रहा नहीं, मशीन और फंक्शनल नहीं है, तो उसको जो वेंडर परचेज करता है उसको एज अ स्क्रैप परचेज करता है। जब उसको स्क्रैप जैसा खरीदा है कंपनी, तो उसके बदले में कुछ पैसा पे करता है, स्क्रैप वैल्यू पे करता है। वो स्क्रैप वैल्यू जो पे किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो भी कंपनी के लिए इनकम है। स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू, मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, और सपोज़ किसी कोचिंग सेंटर ने बोला मेरे को कि ठीक है, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो को स्पॉन्सर करता हूँ, आप हमारे बारे में 2-3 मिनट बात कीजिएगा जब आप अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो जो स्पॉन्सरशिप फीस मेरे को रिसीव होगा वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम होगा। बैड डेट रिकवर्ड, तो अगर बैड डेट, हम लोग पढ़े थे कि बैड डेट हो गया तो हम लोग बोलते थे कि वो लॉस हो गया, तो बैड डेट रिकवर हो गया तो उसको इनकम कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे। जैसे बैड डेट हुआ तो
वो लॉस हुआ था, तो बैड डेट अगर रिकवर हुआ तो वो इनकम हुआ। तो इसके साथ हम लोग इनकम का सारा एग्जांपल्स कवर कर लिए। अभी आपको बहुत क्लियर होगा कि इनकम क्या क्या चीज़ को बोलते हैं, एक्सपेंस क्या क्या चीज़ को बोलते हैं, और एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखे हम लोग यहाँ पे। तो ये टॉपिक आपको बहुत क्लियर होगा।